नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और यह है आईपीसीसी का असेसमेंट रिपोर्ट 6 का आगाज कल हो चुका है। तो इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स हैं ये सब हम कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले 3-4 साल तक अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट्स की बेसिस होगी, जो भी फाइंडिंग्स की बेसिस होगी, उसमें यही आईपीसीसी का यही असेसमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 3-4 साल तक ये एग्जाम में भी। तो आपको इसके बारे में जानना है, आपको इसके बारे में फाइंडिंग्स मालूम होनी चाहिए। तो ये यूपीएससी और अन्य स्टेट पीएससी के एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये 4000 पन्ने का लगभग रिपोर्ट है, तो उसके बेसिस पर आज का ये लेक्चर बना है। तो ऑब्वियसली मैं 4000 पन्ना तो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन मैं इसकी समरी, एग्जीक्यूटिव समरी है, वो भी अपने आप में करीबन 50 पन्ने की है। तो उसके बेसिस पर, वो समरी के आधार पर ये लेक्चर मैं बना रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छे से आज हम कवर करेंगे। तो थोड़ा लंबा लेक्चर है, थोड़ा नहीं रादर काफी लंबा लेक्चर होगा, पर एक सीरियस एस्पिरेंट को ये सब जानना है, क्योंकि एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी इस रिपोर्ट के बेसिस पर बहुत सवाल आने वाले हैं। तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो सब कुछ आज हम कवर करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप सीरियस एस्पिरेंट होने के नाते इसको जरूर देखें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट है किसकी? आईपीसीसी की। इससे पहले आगे बढ़े, आइए आईपीसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, होता यूं है ना कि 1990s की शुरुआत के पहले दुनिया ऑलरेडी एक मेजर क्लाइमेटिक समस्या से जूझती है। वो क्या था? वो था ओजोन होल। ओजोन होल हो रहा है तो वियना कन्वेंशन होता है, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ दुनिया सेम पेज पर आ जाती है। और भैया, जो इंपॉर्टेंट गैसेस है ओजोन डिप्लीटिंग, उसको आइडेंटिफाई करके आने वाले दिनों में उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती है। जब ये समस्या से बस उबर ही रहे थे कि दुनिया के सामने नई समस्या आ जाती है, और वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों, जहां बात होती है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये प्रूव कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि क्लाइमेट अगर आप देखें ना दोस्तों, तो ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। कुछ ओशन में हो रहा है तो उसका इंपैक्ट लैंड पे होता है, कुछ क्रायोस्फीयर में हो रहा है तो उसका इंपैक्ट लैंड पर होता है। तो इस वजह से ये सारे कनेक्शंस क्या हैं, इनको इस्टेब्लिश कर पाना ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कनेक्शंस इस्टेब्लिश करें और इसके बाद हम कहें इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है और इसके पीछे क्या इंसान है, ये प्रूव करना ये बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से दोस्तों, जल्दी यूएन समझ जाती है कि इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर सच में हमें जानना है, समझना है, तो ये काम आम पॉलिसी मेकर्स का नहीं है। यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी किनकी? साइंटिस्ट्स की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आईपीसीसी का गठन होता है। तो आईपीसीसी बनती है यूएन की दो बॉडीज, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। इन दोनों को मिलके, ये दोनों मिलके बनाते हैं आईपीसीसी। तो आईपीसीसी दोस्तों क्या करती है? तो जितने भी साइंटिस्ट हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो कि क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं, तो उनको ये कहती है कि आप जितने भी साइंटिफिक लिटरेचर्स आए हैं पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज पर, उन सब को पढ़ें और उन सब के आधार पर अपना कंक्लूजन बनाएं कि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, ये सब हमें बताएं। तो दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि आईपीसीसी के साइंटिस्ट खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते, और यही सबसे बड़ा ट्रैप होगा प्रीलिम्स में कि आईपीसीसी साइंटिस्ट एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च। नहीं, आईपीसीसी के साइंटिस्ट रिसर्च नहीं करते। दोस्तों, इसमें हजारों साइंटिस्ट हैं दुनिया भर, मतलब करीब 90 देश के लोग, 90 देश के साइंटिस्ट हैं जो कि इसको समराइज करते हैं, अलग अलग साइंटिफिक रिपोर्ट्स को कंपाइल करते हैं। तो इंडिया से भी बहुत साइंटिस्ट हैं, तो ये सब मिलके करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये सब वॉलेंटरी बेसिस पर बस कंक्लूड कर रहे हैं, ऑलरेडी हुए जो रिसर्च हो चुके हैं उसको। नंबर 1, नंबर 2 प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा कि आईपीसीसी अपना रिसर्च खुद नहीं करती है। तीसरा याद रखिएगा, आईपीसीसी का गठन डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी के मिलने से हुआ था। तो दोस्तों, यहां पर आपको बताना चाहूंगा, हर कुछ साल में अब आईपीसीसी ये सब रिपोर्ट पढ़ेगी तो क्या करेगी? रिपोर्ट पढ़ के कुछ कंक्लूजन बनाएगी। तो ये कंक्लूजन को कहा जाता है असेसमेंट रिपोर्ट।
तो हर कुछ साल में 5 साल 6 साल कभी 7 साल, तो हर कुछ साल में आईपीसीसी एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है जिसमें क्या होता है, जितना भी साइंटिफिक लिटरेचर आया है विथ रिस्पेक्ट टू, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, जितना भी साइंटिफिक लिटरेचर आया है विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को जिसमें पढ़ा गया है, समझा गया है, उन सभी को आप अगर देखें तो एक साथ कंपाइल करके, समराइज करके एक रिपोर्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों अब तक आप देखें ना तो 5 इस प्रकार के रिपोर्ट आ चुके हैं ऑलरेडी। पहला असेसमेंट रिपोर्ट कब आया था? 1990 में। फिर आप देखिए दूसरा आता है 1995 में, तीसरा आता है 2001 में, चौथा आता है 2007 में और पांचवा आता है 2014 में। तो आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, ये है क्या? तो अब तो आप समझ गए कि हर कुछ साल में एक मेजर रिपोर्ट आईपीसीसी का आता है जो कि पिछले कुछ साल में हुए क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बातों को क्या करता है, समराइज करता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे इसके सिवा आईपीसीसी अन्य भी कुछ रिपोर्ट बनाती है जिसको कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट। वो क्या होता है, थीम स्पेसिफिक होता है। जैसे एक स्पेशल रिपोर्ट आया था, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशंस क्रायोस्फीयर, वैसे ही स्पेशल रिपोर्ट ऑन अर्बनाइजेशन। तो इस प्रकार से भी अलग अलग स्पेशल रिपोर्ट्स आते हैं, पर वो मेन रिपोर्ट नहीं है। मेन रिपोर्ट क्या है, वो कहलाता है असेसमेंट रिपोर्ट। तो अब अगर आप देखें दोस्तों तो असेसमेंट रिपोर्ट, जाहिर सी बात है आईपीसीसी के हजारों की तादाद में वॉलंटियर साइंटिस्ट हैं जो कि रिसर्च कंपाइल कर रहे हैं। तो इन साइंटिस्ट को 3 प्रकार के ग्रुप में बांटा जाता है, वर्किंग ग्रुप 1, 2 एंड 3। तो ये जो पहला ग्रुप है वर्किंग ग्रुप 1, ये किसमें काम करता है, ये काम करते हैं हार्ड साइंटिफिक फैक्ट्स एंड थ्योरीज। क्या साइंटिफिक बेसिस है क्लाइमेट चेंज का, इसको एस्टैब्लिश करते हैं। तो इसके लिए कौन से हैं, वर्किंग ग्रुप 1। वर्किंग ग्रुप 2 का क्या काम है, वर्किंग ग्रुप 2 का काम है क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इंपैक्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करना। इंपैक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं हमारी, इसको जानना कि हम कहां कहां वल्नरेबल हैं, और उसके बाद वल्नरेबिलिटी समझ गए, इंपैक्ट समझ गए, एंड फाइनली क्या होगा, कैसे अडेप्ट करें हम क्लाइमेट चेंज से, ये जानना। तो अडेप्टेशन कैसे किया जाए। इसके बाद दोस्तों तीसरा आता है वर्किंग ग्रुप 3। ये डील किसके साथ करता है, इसका काम है दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज एक बार समझ आ गया कैसे हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उसके बाद कैसे उससे लड़ा जाए, कैसे उससे जूझा जाए, कैसे कॉम्बैट करें क्लाइमेट चेंज को, यानी किससे डील करती है, मिटिगेशन से। तो वर्किंग ग्रुप 1 हार्ड साइंटिफिक बेसिस, वर्किंग ग्रुप 2 का क्या काम है, एडेप्टेशन कैसे किया जाए क्लाइमेट चेंज से, वर्किंग ग्रुप 3 का क्या काम है कि भाई कैसे मिटिगेशन किया जाए क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, तो अभी जो रिपोर्ट आया है, यानी कल मंडे को जो रिपोर्ट आया था, वो कौन सा रिपोर्ट था, वो था वर्किंग ग्रुप 1 का रिपोर्ट। तो वर्किंग ग्रुप 1 का रिपोर्ट कल आया जिसका नाम क्या है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, तो ये है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। तो ये रिपोर्ट्स अगर आप देखें दोस्तों, टाइमलाइन फॉर असेसमेंट रिपोर्ट 6 देख लीजिए। कल आया वर्किंग ग्रुप 1 का रिपोर्ट। वर्किंग ग्रुप 2 का रिपोर्ट किससे डील करता है, एडेप्टेशन से। वो आएगा फरवरी 2022 को, यानी अगले साल आने वाला है। फिर वर्किंग ग्रुप 3 का आप देखें जो कि किससे डील करता है, मिटिगेशन से। ये आएगा मार्च 2022 को। और उसके बाद क्या होगा, एक सिंथेसिस रिपोर्ट बनेगा। क्या होगा इसमें, ये तीनों वर्किंग ग्रुप का जो फाइंडिंग्स है उसको समराइज करके एक फाइनल कंपाइलेशन आएगी जिसको कहेंगे असेसमेंट रिपोर्ट 6 सिंथेसिस रिपोर्ट, यानी तीनों को मिला के बनाया जाएगा। वो कब आएगा, अक्टूबर 2022 में। तो ये आप देखें तो UNFCCC का COP28 कहां पर होगा अनडिसाइडेड है, पर उसके ठीक पहले आने वाला है, मोस्ट लाइकली नवंबर में ये 2022 में होने वाला है। अगला 2021 वाला ग्लासगो में होगा और उसके बाद 2022 में अनडिसाइडेड लोकेशन पर होने वाला है। तो उसके ठीक पहले ये रिपोर्ट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट के भी ठीक पहले असेसमेंट रिपोर्ट 5 आया था, और इस वजह से पेरिस अग्रीमेंट पर दुनिया भर की इतनी ज्यादा सीरियसनेस के साथ पेरिस अग्रीमेंट को साइन किया जाता है। तो वैसे ही असेसमेंट रिपोर्ट 6 भी आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये अभी तो बस आगाज हुआ है। आने वाले दिनों में साल 2 साल 3 साल तक इसी पर चर्चा होती रहेगी। हर साल हर महीने कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो ये चर्चा के केंद्र बिंदु में रहने वाला है। इसलिए आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सवाल तो बनेगा, आप चाहें या ना चाहें।
तो चलिए, तो क्या क्या फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की, जल्दी से समझना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में ना अगर आप देखें तो 4 भाग में टोटल बांटा गया है। तो पहला भाग है करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट, इस वक्त क्लाइमेट की क्या हालात है, आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि एटमॉस्फेयर गर्म हो रही है, ओशन गर्म हो रहे हैं, लैंड गर्म हो रही है, और एटमॉस्फेयर, ओशन, क्रायोस्फेयर, क्रायोस्फेयर यानी पृथ्वी का वो भाग जिसमें आप देखें तो पानी किस फॉर्म में है, सॉलिडिफाइड फॉर्म में है, यानी क्या हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, आइस शीट्स हो गए, परमाफ्रॉस्ट हो गया, ये सब क्रायोस्फेयर है। तो ये सब क्या हो रहा है, बहुत तेजी से इनमें चेंजेस आ रहे हैं, और इसके पीछे जिम्मेदार है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ह्यूमन इन्फ्लुएंस इज द रीजन। साफ साफ ये रिपोर्ट ये कह देती है। तो इसके लिए आप देखिए यहां पे तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे होंगे आपके सामने एक ग्राफ है। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। तो दोस्तों आप अगर देखें इस ग्राफ को, अगर आप देखें तो यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए, तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर 1850 टू 1900 में जो चेंजेस हुए हैं उसको आप अगर देखें तो ये देखिए, तो ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर थी ये 0 डिग्री इसके आसपास इर्द गिर्द मूव करती रही है, कुछ इस प्रकार से कम हुई है, तो 0 डिग्री के मीन के आसपास रही है। लेकिन 1850 से 2020 के बीच में आप देखिए क्या हुआ है, बस इतने से कम टाइम में इतना बड़ा स्पाइक आया है। और आज आप देखिए तो टेम्परेचर सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1850 से 1900 के बीच में जो टेम्परेचर था उससे अगर आप तुलना करें तो वो करीबन 1.05 डिग्री यानी 1 डिग्री से ज्यादा आप देखें तो टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा ग्राफ दोस्तों बताता है, तो एक आपको फैक्ट क्या याद रखना है कि टेम्परेचर आप देखें तो मोर देन 1 डिग्रीज अब तक सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुकी है। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो वार्मिंग हुई है इतनी ज्यादा, ये पिछले 2000 साल में अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 2000 साल में इतनी ज्यादा वार्मिंग देखने नहीं मिली थी, नंबर 1। नंबर 2, मल्टी सेंचुरी पीरियड, जैसे हमारे यहां देख रहे हैं 1850 टू 2020, तो इतनी वार्मिंग इतने कम टाइम में पिछले 1 लाख साल में नहीं देखने मिली थी। तो दोस्तों ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि आप अगर देखें तो इनके बेसिस पर काफी सवाल बनेंगे एंड ये आप मेंस में इस्तेमाल करेंगे एज फैक्ट। आप इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं प्रीलिम्स में भी, क्योंकि सवाल कुछ बन सकता है पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा मेंस में और एसए में, जो कि आपको अच्छे से जानना होगा। नेक्स्ट दूसरा ग्राफ देखिए दोस्तों, तो दूसरा ग्राफ आप अगर देखें तो ये देखिए यहां पे, तो ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर राइज हुआ है, ये देखिए 1850 से अब तक जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो ऑब्जर्व्ड राइज है 1950 के बाद देखिए 2020 तक टेम्परेचर कुछ इतना बढ़ा है। इसमें दोस्तों अगर आप यहां पर और एक एस्पेक्ट देखें, ये जो ग्राफ आप यहां पर देख रहे हैं, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं आपको। यहां पे जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ बताती है नेचुरल फैक्टर से क्या टेम्परेचर का हिसाब होता। नेचुरल बेसिस से टेम्परेचर पृथ्वी की 0.1 डिग्री तक गर्म हो सकती थी, 0.05 डिग्री तक गर्म हो सकती थी, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर है वो आज 1 डिग्री सेल्सियस के मार्क को ब्रीच कर चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है, यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर राइज। तो ये रिपोर्ट साफ साफ कह रही है। दूसरा ग्राफ देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा डेटा ही है, तो यही डेटा आपको प्रीलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। तो दोस्तों आप अगर देखें, बात हो रही है यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वार्मिंग, तो जैसा मैंने आपको बताया टेम्परेचर कुछ 1 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। जो 1850 से अब तक टेम्परेचर अगर हम देखें तो 1850 टू 1900 का जो मीन टेम्परेचर था उससे बस थोड़ा सा ज्यादा, 1 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर अभी पिछले कुछ सालों में पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ा है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, तो आपको ये डेटा याद रखना होगा
नंबर्स ना याद रहे लेकिन गैसेस याद रखिए कि आईपीसीसी के अनुसार सबसे ज्यादा कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। करीबन 0.7 डिग्री सेल्सियस प्लस में टेम्परेचर अर्थ की जो बढ़ी है ऑफ दी 1.2 1.1 डिग्रीज 0.7 तक इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आप देखें तो 0.5 तक आता है मीथेन, फिर थोड़ा सा नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर कुछ हैलोजिनेटेड गैसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। उसके बाद आप देखें तो यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ा सा प्लस है, नाइट्रस यानी दोस्तों N2O, और यहीं पर आप देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2। तो वो अगर आप देखें तो वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, कुछ ठंडा कर रहा है, तो वो पृथ्वी को ठंडा करने के लिए जिम्मेदार है। वैसे ही वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड देखें तो ये भी थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म कर रहे हैं। फिर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये टेम्परेचर को ठंडा करी है, तो वॉल्केनिज्म से काफी ज्यादा एसोसिएटेड है, तो ये ठंडा करती है पृथ्वी को। वैसे ही आप ऑर्गेनिक कार्बन देखें तो ये भी पृथ्वी को कुछ ठंडा कर रहे हैं। अमोनिया थोड़ा सा ठंडा कर रही है, लेकिन ब्लैक कार्बन वापस पृथ्वी को गर्म कर रही है, ये याद रखिए। और बाकी लैंड यूज रिफ्लेक्टेंस में भी चेंजेस आया है, जिस वजह से पृथ्वी ठंडी हुई है थोड़ी सी। यानी कुछ लैंड यूज चेंज ऐसा हुआ है, जैसे कैनाल्स बनाए गए हैं इरिगेशन के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उन चेंजेस से भी कुछ ठंडी हुई है पृथ्वी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी एविएशन कॉन्ट्रेल्स ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, वो भी गर्म कर रहा है। तो इतना जरूर याद रखिएगा कि कौन से गैस गर्म कर रहे हैं, कौन से गैस ठंडा कर रहे हैं पृथ्वी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो ये आता है करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट में ही। तो ये कह रहे हैं कि जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं टेम्परेचर में विथ रिस्पेक्ट टू स्केल, ये जो चेंजेस आए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। पिछले कई सेंचुरीज में इस प्रकार से पृथ्वी ना तो गर्म हुई है एंड कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक पृथ्वी इस प्रकार से गर्म नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको मिल रहा है, तो ये डेटा हो सके तो जरूर जानिए। तो देखिए अभी अखबार में आपको यही डेटा हेडलाइंस बनते हुए दिखेगा आने वाले कुछ दिनों तक। तो देखिए पहला डेटा क्या कह रहा है, तो पहला डेटा है 2019 का। तो इन 2019 जो एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन थे, एटमॉस्फेयर में CO2 था, वो हाइयर है। पिछले 20 लाख साल में इतना ज्यादा CO2 नहीं रहा है। तो पहला ये डेटा याद रखिएगा। नंबर 2, 1970 से लेके अगले 50 साल में 2020 तक में जो सरफेस टेम्परेचर पृथ्वी की बढ़ी है वो फास्टर है देन पिछले 2000 सालों में। आज तक इतनी टेम्परेचर फास्ट नहीं बढ़ी है। हाई कॉन्फिडेंस के साथ ये सारा डेटा दिया जा रहा है। आईपीसीसी क्या करती है, इतने जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं उनको अलग अलग ब्रैकेट्स में डालती है कि हाई कॉन्फिडेंस एस्टिमेट, वेरी हाई कॉन्फिडेंस एस्टिमेट, मॉडरेट एस्टिमेट। तो ये सब हाई कॉन्फिडेंस एस्टिमेट है यहां पे जिसकी बात हो रही है। फिर आप देखिए दोस्तों 2011 से 2020 तक में जो एनुअल एवरेज आर्कटिक सी आइस एरिया है वो आज तक का लोएस्ट लेवल 1850 से अब तक 2011 से 2020 में रीच हो गया है। तो आर्कटिक सी आइस बहुत तेजी से पिघल रहा है और आज तक 1850 से अब तक इतना लो नहीं हुआ था। नेक्स्ट डेटा जो आपको जानना है, ग्लोबल मीन सी लेवल 1900 से अब तक इतनी फास्ट किसी भी सेंचुरी 100 साल में नहीं बढ़ी थी। पिछले 3000 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक सेंचुरी में सी लेवल इतनी तेजी से राइज करी हो। ठीक है, फिर दोस्तों आप अगर देखें तो इसी में ये रिपोर्ट कहती है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, यानी इंसानों के द्वारा कराया गया है क्लाइमेट चेंज। तो जो एक ग्रुप ऑफ पब्लिक थी जो कहती थी क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल, तो उसको तो ये साफ साफ नकार के कह रही है नहीं, क्लाइमेट चेंज इज एंथ्रोपोजेनिक, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमंस, इट इज इंड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो ये कहती है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज आज कई वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स को अक्रॉस रीजन ऑफ द अर्थ इफेक्ट कर रही है। तो हर जगह आज पृथ्वी में इसका इफेक्ट दिख रहा है और इसका एविडेंस देखने मिल रहा है कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स में, जैसे हीट वेव्स देखने मिल रहे हैं, जैसे हेवी प्रेसिपिटेशन देखने मिल रही है, जैसे ड्रॉट देखने मिल रहा है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने मिल रहा है। और ये सब असेसमेंट रिपोर्ट 5 में यानी 2014 में जब पिछला असेसमेंट रिपोर्ट आया था तब से अब तक ये स्ट्रेंथन हुए हैं, ये और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो ये भी इसका कहना है।
तो अब देखिए दोस्तों, ये कुछ मैप में पृथ्वी को मैप बना रही है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। तो इस प्रकार से पूरे पृथ्वी को आप अगर देखें तो ये ऐसे मैप में बांट रही है। तो ये अलग अलग रीजन्स हैं, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप, फिर ईस्टर्न यूरोप। तो इस प्रकार से यूरोप को भी बांट रही है। वैसे ही आप देखें तो ये साउथ अफ्रीका, वैसे ही साउथ अफ्रीका, सहारन अफ्रीका अलग अलग रीजन में बांट रही है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वैसे ही आप देखें तो साउथ अमेरिका को भी बांटा है। तो अगर आप रीजन्स को देखें जो हॉट एक्सट्रीम, यानी जैसे अभी आपने देखा था कि कनाडा में कैसे टेम्परेचर 49-48 डिग्री पहुंच गया, साइबेरिया में टेम्परेचर इतने हाई हो गए। तो ये सब जो हॉट एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, समर मैक्सिमम टेम्परेचर जो देखने मिल रहा है, तो ऐसे हॉट एक्सट्रीम कितने देखने मिलेंगे, जो हॉट एक्सट्रीम कितना ज्यादा हर साल में समर मैक्सिमम होता होगा कोई टेम्परेचर, तो वो समर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना ज्यादा राइज होगा, वो कितना ज्यादा राइज होने वाला है, वो अगर आप देखें तो दैट इज मेजर्ड यूजिंग हॉट एक्सट्रीम में कितना ज्यादा वेरिएशन आने वाला है। तो इनका कहना है 41 रीजन्स अक्रॉस द अर्थ, एशिया तो लगभग पूरा देख लीजिए, तो 41 रीजन्स जो इस प्रकार से कलर में रीजन्स डाले गए हैं, ये सब 41 रीजन से क्रॉस अर्थ अगर आप देखें तो इनमें हॉट एक्सट्रीम में अगर समर में 45 डिग्री जाती थी तो अब 50 डिग्री जाने लगेगा, अगर 35 जाता था तो अब 45 जाने लगेगा। तो उस समर एक्सट्रीम में आप देखें तो इंक्रीज देखने मिल रहा है, उस हॉट एक्सट्रीम में इंक्रीज देखने मिल रहा है। और यहां पे इसमें डॉट्स भी डाले गए हैं। ये डॉट्स बताता है कि कितना कारण है इसके पीछे इंसान है, एंथ्रोपोजेनिक होने का कितना कारण है। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड है ये भी, अगर 3 डॉट है मतलब इंसान की वजह से यहां का टेम्परेचर बढ़ा है, हाई कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं। और ह्यूमन कंट्रीब्यूशन मीडियम है, कुछ लो है तो 1 डॉट। तो इस प्रकार से कितने कॉन्फिडेंस से हम कह पा रहे हैं कि इस टेम्परेचर राइज के पीछे इंसान है। तो साउथ एशिया में तो हाई कॉन्फिडेंस, वैसे ही मेडिटेरेनियन हाई कॉन्फिडेंस, वैसे ही आप देखें तो वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप हाई कॉन्फिडेंस, ईस्टर्न यूरोप हाई कॉन्फिडेंस, यानी लगभग कई रीजन्स में आप देखें तो हाई कॉन्फिडेंस से साइंटिस्ट कह पा रहे हैं जो समर में टेम्परेचर राइज हो रही है, जो हॉट एक्सट्रीम बढ़ रहा है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इंसान जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा ये जो मैप आप देख रहे हैं ये बताती है कि कितना ऑब्जर्व्ड चेंज हुआ है हैवी प्रेसिपिटेशन में। तो ये अगर आप देखें तो 1950 से अब तक जो हैवी प्रेसिपिटेशन में चेंज हुआ है उसमें आप देखें तो 19 रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड वहां पर प्रेसिपिटेशन इंक्रीज कर गई है। 19 रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन इंक्रीज कर रही है। एंड यहां पर आप देखें तो हाई कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका आप देखें, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप आप देखें, नॉर्दर्न यूरोप आप देखें, तो इन सारे रीजन्स में टेम्परेचर बहुत तेजी से, प्रेसिपिटेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे इंसान जिम्मेदार है। इंसान जिम्मेदार है। तो ये आपको यहां पर जानना होगा दोस्तों। तो ये आप रीजन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप दोनों में साउथ एशिया देखें तो साउथ एशिया आपको जानना बहुत जरूरी है। साउथ एशिया में टेम्परेचर बढ़ रही है एंड सेम इज द केस विद प्रेसिपिटेशन। तो साउथ एशिया में हैवी प्रेसिपिटेशन बढ़ने वाला है, टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखना है, आपको ये दोनों फैक्ट जानना है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद तीसरा एस्पेक्ट हम देखने वाले हैं दोस्तों, एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट। तो एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट कहां पर देखने मिल रहा है? तो आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो 12 रीजन ऐसे हैं जहां पर एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट भी बढ़ने वाले हैं। साउथ एशिया अब तक इसमें हमें नहीं मालूम है कि यहां पे क्या एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट्स बढ़ जाएंगे, हमें ये नहीं मालूम है। बट
यस, मोर और लेस आप कह सकते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट भी दुनिया में 12 रीजन में इंक्रीज हो रहे हैं और एक रीजन ऐसा होगा जहां पे डिक्रीज होगा, एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट कम देखने मिलेंगे और इसके आप देखें तो एक ही रीजन में ये डिक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, आप ये मैप देखिए ध्यान से एंड जो कि आपको यहां पर समझना है तो ये आपको जानना होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ह्यूमन का रोल कितना है, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। मेडिटेरेनियन में आप देखें तो मीडियम कॉन्फिडेंस है कि ह्यूमन के वजह से ये ऑब्जर्व चेंजेस आ रहे हैं। वैसे ही आप अगर देखें तो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में क्या ह्यूमन के वजह से यहां पे एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट कम देखने मिलेंगे। इसमें लो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन का, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत लो कॉन्फिडेंस के साथ ये साइंटिस्ट कह पा रहे हैं। तो समराइज करूंगा अगर मैं दोस्तों, तो हॉट एक्सट्रीम मोर और लेस पूरी दुनिया में हॉट एक्सट्रीम बढ़ने वाली है, साउथ एशिया में भी बढ़ने वाली है। विथ हाई कॉन्फिडेंस ह्यूमंस इसके पीछे हैं। हैवी प्रेसिपिटेशन की बात करूं तो दोस्तों 19 रीजन में वर्ल्ड वाइड क्या होगा, हैवी प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगी, साउथ एशिया में भी इंक्रीज होगी, ये याद रखना है। तीसरा, एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट की बात करूं तो 12 रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट्स बढ़ जाएंगे और ये आपको देखने मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिपोर्ट पे आ जाते हैं कि पॉसिबल क्लाइमेट फ्यूचर्स क्या क्या हैं। तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर दोस्तों आप अगर देखें तो ये इंक्रीज होती रहेगी एटलीस्ट 2050 तक। कुछ भी कर लीजिए आप, कितना भी एमिशन सिनेरियो बना लीजिए। तो दोस्तों एमिशन सिनेरियो का यहां पे क्या मतलब, तो होता यूं है ना कि जब आईपीसीसी रिपोर्ट बनाती है या कोई भी क्लाइमेट फोरकास्ट का रिपोर्ट बनता है क्लाइमेट चेंज का, तो वो अलग अलग एमिशन सिनेरियो को कंसिडर करता है। तो आप अगर देखें तो जो एमिशन सिनेरियो हैं, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, तो एक सिनेरियो होगा जिसमें क्या होगा, एमिशंस आने वाले दिनों में बिल्कुल कम हो जाएगी, दैट इज वेरी लो एमिशन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया, थोड़ी कम, लो एमिशन सिनेरियो कि एमिशंस कम होंगे, बहुत कम नहीं, हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए एमिशंस अच्छा खासा कम कर देते हैं, दैट इज लो एमिशन सिनेरियो। फिर एक सिनेरियो होता है इंटरमीडिएट सिनेरियो कि ना तो हमारा एमिशन बढ़ता है ना तो घटता है, कुछ ठीक ठाक हम कट डाउन कर देते हैं, एमिशंस जो अभी हैं उसमें हम कट डाउन ठीक ठाक लाते हैं, तो दैट इज इंटरमीडिएट सिनेरियो। फिर आता है हाई एमिशन सिनेरियो, यानी कि हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं। और फिर क्या आता है, वेरी हाई एमिशन सिनेरियो, जैसा आप देख सकते हैं सिनेरियो नंबर 5, उसमें क्या है कि एमिशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये 5 एमिशन सिनेरियो है जिसके बेसिस पे आईपीसीसी अपने पूरे मॉडल को रन करती है, सिमुलेशंस चलाती है। तो यहां पर देखिए तो आईपीसीसी क्या कह रही है, आप कोई भी इन 5 में से एमिशन मॉडल ले लें, टेम्परेचर तो अंडर ऑल एमिशन सिनेरियोज आप अगर देखें तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर 2050 तक तो राइज करेगी ही करेगी। फिर आप अगर देखें दोस्तों तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस तक एक्सीड करेगा ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी। तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज, इन 5 सिनेरियो में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाई 2100 2 डिग्री का मार्क तो हम ब्रीच करेंगे, अनलेस आप ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत ज्यादा एमिशन कट डाउन ना कर दें, यानी बिल्कुल लो एमिशन सिनेरियो में ना चले जाएं, तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते, टेम्परेचर तो राइज होना ही है। तो अब गाड़ी हाथ से निकल रही है, कुछ इस तरफ भी इशारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, पॉसिबल क्लाइमेट फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं ये, तो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। तो इन सारे वजह से आप अगर देखें तो जो हॉट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स है वो क्या होगी, इंटेंसिटी, यानी पहले हॉट टेम्परेचर एक्सट्रीम 45 डिग्री तक होती थी, तो अब बढ़ के 7 डिग्री 52 डिग्री तक होने लग जाए, तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी, यानी पहले हो सकता था कि इस प्रकार की हॉट टेम्परेचर एक्सट्रीम 10 साल में एक बार होती हो, अब 10 साल में 5 बार होने लग जाए, 3 बार होने लग जाए, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। वैसे ही समुद्र भी बहुत तेजी से गर्म होंगे, तो मरीन हीट वेव
देखने मिलेगा। बारिश प्रेसिपिटेशन भी आप देखें तो हैवी प्रेसिपिटेशन देखने आपको मिलेंगे। फिर आप अगर वैसे ही देखें दोस्तों तो एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट भी कई रीजन्स में देखने मिलेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आपको कई रीजन में देखने मिलेंगे। आर्कटिक सी आइस, स्नो कवर, परमाफ्रॉस्ट में भी पृथ्वी भर में रिडक्शन देखने मिलेगा। तो अब यही चीज है, आइए इसको कैसे आईपीसीसी ने अपने डेटा के जरिए समझाया है तो इसको देखते हैं। तो एनुअल मीन टेम्परेचर अगर हम देखें 1850 टू 1900 में जो मीन टेम्परेचर था उसकी तुलना में अब टेम्परेचर कैसा होगा। तो अगर टेम्परेचर 1850 टू 1900 से लो एमिशन सिनेरियो के दौरान बस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, तो अगर बस 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ती है बाई 2100, तो आप वो टेम्परेचर देखेंगे तो कौन सा इलाका सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है। तो आप अगर देखें तो आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा गर्म होंगे। इसके सिवा आप और एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, लैंड और ओशन की बनस्पत लैंड ज्यादा गर्म होगा। तो ये 1.5 डिग्री में, अगर 2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग होगी तो अब आपको ये ऑब्जर्वेशन और क्लियर दिखेगा। 4 डिग्री तक आते आते तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या फाइंडिंग्स है? फाइंडिंग नंबर 1 है कि अक्रॉस वार्मिंग लेवल लैंड एरियाज ज्यादा वार्म होंगे कंपेयर टू ओशंस, नंबर 1। नंबर 2, आर्कटिक और अंटार्कटिक ट्रॉपिकल रीजन से ज्यादा गर्म होंगे, यानी पोल्स ज्यादा ठंडे होने वाले हैं ट्रॉपिकल रीजन्स की तुलना में। नेक्स्ट देखते हैं मीन प्रेसिपिटेशन में क्या चेंज आएगा। तो अगर हम बारिश की बात करें तो दोस्तों बारिश इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रेसिपिटेशन अगर हम देखें तो इंक्रीज होगी एंड हाई लैटिट्यूड्स वाले इलाकों में ज्यादा इंक्रीज होगी। एंड इक्वेटर में अगर हम देखें तो ये जो इक्वेटोरियल पैसिफिक इलाका है यहां भी इंक्रीज होगी। इसके सिवा आप अगर देखें तो कुछ मॉनसून रीजन में भी पाकिस्तान वाला जो इलाका है, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे कुछ इंक्रीज होगी, अरेबियन सी में भी इंक्रीज होगी, सऊदी अरेबिया वाले रीजन में भी इंक्रीज होगी। तो याद है दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था? लोकस अटैक हुआ था। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, ओमान सऊदी अरेबियन इलाकों में, तो रेगिस्तान में बारिश हुई थी, लोकस अच्छे से डेजर्ट लोकस पनप पा रहे थे, तो लोकस अटैक हुआ था। तो ये सारी चीजें भी आप सोच सकते हैं ज्यादा बढ़ेगी। इसके सिवा आप देखें तो सब ट्रॉपिकल इलाकों में, कुछ रीजन में, कुछ मेडिटेरेनियन रीजन, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वैसे ही ये वाला ऑस्ट्रेलिया का रीजन देखिए, अफ्रीका का रीजन देखिए, तो इन सारे इलाकों में डिक्रीज होगी बारिश। तो बारिश भी क्या होने वाली है, मीन प्रेसिपिटेशन एनुअली अगर आप देखें तो इंक्रीज होने वाली है। और टोटल सॉइल मॉइस्चर में क्या बदलाव आएगा, तो सॉइल मॉइस्चर भी दोस्तों आप देखें तो लगभग इसी मैप को, बारिश के ही मैप को फॉलो करती हुई दिख रही है। जैसे जहां बारिश बदल रही है वहीं पे सॉइल मॉइस्चर भी बदल रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ माइनर चेंजेस दिखेंगे क्योंकि हो सकता है कहीं पर बारिश कम इंक्रीज हुई है और सोलर इरेडियंस बढ़ने से ज्यादा इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ है, तो इस वजह से कुछ चेंजेस दिखेंगे। पर मोर और लेस आप यही देखोगे कि सॉइल मॉइस्चर भी कुछ उसी प्रकार से दुनिया भर में चेंज होती हुई दिखेगी। पर ये ब्राजील वाला इलाका अगर आप देखें तो ये वाला जो इलाका है काफी ज्यादा यहां पर सॉइल मॉइस्चर में कमी आएगी। वैसे ही ये जो प्रेरीज है अमेरिका का, ये जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है, वैसे ही साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का सम रीजन है, चाइना का रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन है, यहां पर आप देखें तो ये इलाके सॉइल मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम होंगे, तो काफी ज्यादा ड्राइंग होगी, डेसिकेशन यहां पर देखने मिलेगा। इंडिया में तो हमें जो देखने मिल रहा है, क्या दिख रहा है कि सॉइल मॉइस्चर बढ़ ही रहा है, घटता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे इंडिया में भी बारिश बढ़ रही है, इंडिया में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक ठाक बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हॉट टेम्परेचर एक्सट्रीम इवेंट का क्या देखने इस पर मिल रहा है। तो अगर आप हॉट टेम्परेचर एक्सट्रीम इवेंट्स देखें, मतलब क्या है इसका, तो जो टेम्परेचर पहले वो टेम्परेचर जो 10 साल में, मान लीजिए अभी क्या है, मान लीजिए मैं जहां रहता हूं वहां पर एवरेज मीन टेम्परेचर, एवरेज मीन नहीं, समर मैक्सिमम टेम्परेचर मान लीजिए मैं जहां रहता हूं 45 डिग्री ऑन एन एवरेज हर साल गर्मी में देखने मिलता है। 10 साल में एक बार ऐसा होता है कि बहुत गर्मी पड़ती है और मैं जहां रहता हूं वहां टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाती है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ वंस इन 10 ईयर अकरेंस वाला इवेंट। तो ये क्या है, 10 ईयर इवेंट, हॉट टेम्परेचर एक्सट्रीम।
तो ये क्या था, 10 ईयर इवेंट। तो इस प्रकार का 10 ईयर इवेंट कितना देखने मिलता है, तो 1850 टू 1900 में देखें तो इस प्रकार का वंस इन अ 10 ईयर इवेंट क्या होता था, 10 साल में एक बार होता था। अब जब टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी की गर्म ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये वंस इन अ 10 ईयर इवेंट लगभग आप देखें तो 10 साल में 2.8 टाइम्स हो जाता है, यानी लगभग 3 बार हो जाता है, यानी लगभग हर 3.5 साल में एक बार इस प्रकार का इवेंट दिख जाता है। तो जो भी है, मतलब क्या हुआ कि अब वो हर 10 साल में 2.8 टाइम्स इस प्रकार का एक्सट्रीम वेदर इवेंट दिखता है। जब पृथ्वी की टेम्परेचर 1.9 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी, तब ये वंस इन अ 10 ईयर इवेंट 4.1 टाइम्स, यानी हर 10 साल में 4.1 टाइम्स देखने मिलेगा। जब पृथ्वी की टेम्परेचर 2.6 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगी, तब वंस इन अ 10 ईयर इवेंट हर 10 साल में 5.6 टाइम्स देखने मिलेगा। और अगर पृथ्वी की टेम्परेचर 5.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाए फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, तो पृथ्वी में इस प्रकार का एक्सट्रीम वेदर इवेंट हर साल लगभग देखने मिलेगा, यानी 10 साल में 9.4 टाइम्स देखने मिलेगा, यानी हर साल उतना ही गर्म होगा जितना 1850 से 1900 में वो वंस इन अ 10 ईयर हुआ करता था। चलिए 50 ईयर इवेंट कि 50 साल में एक बार होने वाला अब कितनी बार हो रहा है। मतलब मान लीजिए मैं यहां पे रहता हूं, 45 डिग्री समर मैक्सिमम होता है, 50 साल में एक बार ऐसा होता है कि यहां पे टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंच जाती है, यानी 10 डिग्री अबव मीन समर मैक्सिमम 50 साल में एक बार होता था प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में 1850 टू 1900 के लेवल में। तो अब ऐसे इवेंट्स कितने ज्यादा देखने मिलेंगे, तो 1850 टू 1900 वंस इन अ 50 ईयर होता था। तो अगर टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाए, जैसे अभी हो चुकी है ऑलरेडी 2020 में फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो अगर हम देखें तो दोस्तों ये हर 50 साल में 4.8 टाइम्स इस प्रकार का इवेंट होगा, यानी लगभग हर 10 साल में आपको कुछ ऐसा ही इवेंट देखने मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो वंस इन अ 50 ईयर इवेंट था आज के टाइम में वो वंस इन अ 10 ईयर इवेंट लगभग हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पृथ्वी की टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो अगर आप देखें तो उसमें ये वंस इन अ 50 ईयर इवेंट 50 साल में 8.5 बार होंगे, 8.6 टाइम्स होंगे। 2.7 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वंस इन अ 50 ईयर इवेंट 13.9 टाइम्स होंगे। अगर 5.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो वंस इन अ 50 ईयर इवेंट 39.2 टाइम्स होंगे, यानी लगभग हर 1.5 साल में, 1.25 साल में इस प्रकार का आपको इवेंट देखने मिलेगा, यानी पृथ्वी में एक्सट्रीम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो CO2 एमिशन हो रहा है वो अब तक अगर आप देखें जो CO2 एमिशन हो रहा था, तो आप अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ा सिंक कौन हुआ करता था। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सिंक हुआ करता था लैंड, ओशन और फिर एटमॉस्फेयर, है ना। तो अब अगर हम अलग अलग एमिशन सिनारियो को देखें, पहला एमिशन सिनारियो देखें जिसमें हम अपने एमिशंस को बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, वेरी लो एमिशन में चले जाते हैं, तो उस केस में लगभग ऐसा ही होगा, 70% ऑफ दी जो CO2 है वो कहां पर स्टोर होगा, लैंड एंड ओशन में। अगर हम वेरी लो नहीं, अगर हम लो एमिशन सिनेरियो में चले जाते हैं कुछ इसमें, तब देखें तो 65% ऑफ CO2 एमिशंस कहां पर होंगे, तो उसका सिंक होगा 65% का लैंड एंड ओशन। अगर हम वेरी लो नहीं कुछ इंटरमीडिएट सिनेरियो को देखें जिसमें हम ना तो बहुत कम कर रहे हैं एमिशंस को, ना तो एमिशंस को हम कम कर रहे हैं, ना ही एमिशंस को बढ़ा रहे हैं, कुछ अभी जैसा ही चला रहे हैं, नॉर्मल एमिशंस कट डाउन हो रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो लैंड और ओशन में जो CO2 है कितना स्टोर होगा, 54%, और बाकी 46% कहां स्टोर हो रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है। यानी एटमॉस्फेयर, अगर CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगा तो एटमॉस्फेयर क्या होगी, गर्म होने लगेगी। चलिए
इंटरमीडिएट नहीं, अगर हाई एमिशन सिनेरियो हो रहा है तो अब एटमॉस्फेयर में 56% ऑफ CO2 रहने लगेगा, तो अब एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म होगा। और अगर वेरी हाई हो जाए तो आप अगर देखें तो कुछ 52 पर, तो आप अगर देखें तो 62% ऑफ CO2 कहां जा रहा है, अब एटमॉस्फेयर में रह रहा है। तो यानी कि एटमॉस्फेयर इज द मेजर सिंक, और एटमॉस्फेयर ही अब सबसे ज्यादा CO2 स्टोर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर गर्म होगा, तो क्लाइमेट चेंज होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ेगी। वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें हैवी प्रेसिपिटेशन की, हैवी प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड जो 10 ईयर इवेंट था, जो 10 साल में एक बार होता था, वो आज के टाइम में आप देखें तो 1.3 टाइम्स होता है, यानी 10 साल में 1.3 टाइम्स होता है। अगर टेम्परेचर आप देखें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़े फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग लेवल्स, तो 1 की जगह 1.5 हो जाए तो करीबन 1.5 गुना एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन भी इंक्रीज करेगी। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़े तो 1.7 टाइम्स, अगर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़े तो 2.7 टाइम्स। तो दोस्तों ये चेंजेस आने वाला है आप देखें तो प्रेसिपिटेशन लेवल में। इंटेंसिटी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो आपको ये बताई, इंटेंसिटी जो एक दिन जो बारिश हो रही है कितनी सेंटीमीटर में हो रही है, उसमें कितना इंक्रीज आ रहा है। तो जो एक्सट्रीम था आज के टाइम में पुराने एक्सट्रीम से 6.7% ज्यादा हो गया है। अगर 1.5 डिग्री के केस में कितना हो जाएगा, 10.5% ज्यादा, और अगर आप चले जाएं 4 डिग्री सेल्सियस में तो 30.2% ज्यादा बेटर होगा। फिर दोस्तों अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट की, तो दोस्तों इसको आप लिंक कीजिएगा अपने एग्रीकल्चर टॉपिक से, अगर मेंस में सवाल आता है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एग्रीकल्चर में भी। तो जो पहले 10 साल में एक बार होता था उस प्रकार का ड्रॉट आज के टाइम में 10 साल में 1.7 टाइम्स देखने मिलता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो 2 टाइम्स देखने मिलेगा, और अगर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 2.4 टाइम्स देखने मिलेगा, और अगर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 4.1 टाइम्स। 10 साल में 4.1 टाइम्स आप देखें तो इस प्रकार का ड्रॉट आपको देखने मिलेगा। तो सवाल उठता है पॉसिबल क्लाइमेट फ्यूचर्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों अगर हम कैसा भी सिनेरियो देखें, बॉटम लाइन इज जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसमें बहुत सारा इंपैक्ट इरिवर्सिबल है, यानी एक बार हो गया तो वापस ठीक नहीं होगा। तो स्पेशली चेंजेस इन ओशन लेवल, आइस शीट लेवल, ग्लोबल सी लेवल, ये सारे चेंजेस दोस्तों आप अगर देखें तो इरिवर्सिबल हैं। तो अभी चेत सकते हैं, अभी कुछ कर सकते हैं, बाद में करने को कुछ नहीं रहेगा। स्पेशली जब माउंटेन एंड पोलर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो सालों तक कुछ नहीं हो सकता। परमाफ्रॉस्ट कार्बन जो स्टोर्ड है, अगर वो परमाफ्रॉस्ट पिघल गया तो वो कार्बन भी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और वो और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा। वैसे ही जो ग्रीनलैंड की आइस शीट है, अंटार्कटिक की आइस शीट है, लगभग 21st सेंचुरी में ये वर्चुअली सर्टेन है कि हम उनके आइस शीट को बहुत ज्यादा लूज करते रहेंगे। कुछ भी करें, टेम्परेचर कैसा भी सिनेरियो ले लें, एक्सट्रीम लो वाला सिनेरियो भी ले लें, तब भी जो आइस शीट एक बार पिघल जाएगी तो जमेगी नहीं ऐसे। तो 21st सेंचुरी में तो नहीं हो पाएगा। वैसे ही आप देखें तो मीन सी लेवल भी जो राइज कर रही है वो 21st सेंचुरी में तो राइज करती ही रहेगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही आप देखें सितंबर में जो आर्कटिक सी में आइस होता है, आप अगर देखें तो कुछ 1950 के बाद कुछ इतना ज्यादा एरिया 6 × 10⁻⁶ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हुआ करता था। आज के टाइम में आप देखें 2015 के बाद ये एरिया देखिए कैसे ड्रॉप कर चुका है। और अगर हम इनमें से वेरी लो और अगर हम इंटरमीडिएट सिनेरियो ले लेते हैं तो प्रैक्टिकली आर्कटिक सी आइस फ्री हो जाएगा। तो अगर हम वेरी लो या लो सिनेरियो ना लें तो एमिशन में वेरी लो एमिशंस कर दे, यानी बहुत ज्यादा कट डाउन या अच्छा खासा कट डाउन, अगर ये दो चीजें ना करें तो क्या है, तो हमारा आर्कटिक सी का जो बर्फ है वो प्रैक्टिकली आइस फ्री हो जाएगा। सितंबर में आर्कटिक सी में बर्फ
नहीं दिखेगी सितंबर में, तो क्या होगा, एक हैबिटेट लॉस होगा, रेडियंस में जो नुकसान होगा, आइस कैप्स क्या करता है, आइस एरिया क्या करता है, आर्कटिक सी में जो आइस है वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए क्या होगा, आर्कटिक सी और ज्यादा गर्म होने लगेगा, पोलर एरियाज और ज्यादा गर्म होने लगेंगे। वैसे ही अगर हम पीएच की बात करें तो दोस्तों पीएच वैल्यू बहुत तेजी से कम हो रहा है, यानी ओशन तेजी से एसिडिक होता जा रहा है और पीएच वैल्यू करीबन 7.65 तक पहुंच जाएगी बाय 2100 अगर हम एमिशंस में वेरी हाई सिनेरियो जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते अगर चलते रहें तो ये भी कुछ रिवर्सिबल चेंज होगा, यानी हमारे ह्यूमन स्केल टाइम स्केल में तो हम इसको पलटते हुए ठीक होते हुए तो नहीं देख पाएंगे। फिर अगर आप देखें तो मीन सी लेवल चेंज की बात हो रही है, तो मीन सी लेवल अगर आप देखें तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और मीन सी लेवल की अगर हम बात करें तो 2300 तक 1900 की तुलना में 15 मीटर तक मीन सी लेवल में राइज हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, आप सोच पा रहे हैं इसका तो क्या मतलब है। तो जो भी है दोस्तों, अगर हम वेरी हाई सिनेरियो पे चलते रहें तो 2300 तक आप देखें तो सी लेवल जो राइज होगी वो भी काफी ज्यादा 15 मीटर तक राइज हो सकती है, और अगर हम वेरी लो सिनेरियो पे कंटिन्यू करें तो सी लेवल राइज कुछ 3 मीटर से ज्यादा नहीं देखने मिलेगी। तो ये आप डेटा याद रख सकते हैं। चलिए अब मल्टीपल क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स को समझते हैं। तो दोस्तों क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स क्या हैं? तो दोस्तों आईपीसीसी रिपोर्ट ने ये टर्म यूज किया है क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स, तो आपको जानना है। तो ये बेसिकली कुछ वेदर इवेंट्स हैं जो कि क्लाइमेटिक इंपैक्ट को बता रहे हैं, जैसे फ्रॉस्ट, जैसे रिवर फ्लड, जैसे प्लूवियल फ्लड, जैसे लैंडस्लाइड। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं इसको सम फॉर्म ऑफ हैजार्ड की बात यहां पर हो रही है। तो कितने ज्यादा हैजार्ड्स बढ़ने वाले हैं उसका यहां पे आपको नंबर देखने मिलेगा। तो इन्हीं को कहा गया है क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर, जो कि किसी भी इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं, वहां के सोसाइटी को, और इन सारे हैजार्ड्स की बात यहां पर हो रही है। तो अगर हम सिस्टम टॉलरेंस की तो अगर हम किसी भी रीजन की बात करें तो क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स का जो इंपैक्ट हो सकता है वो कहीं के लिए पॉजिटिव हो सकता है बट मोस्टली नेगेटिव देखने मिलता है, तो कभी न्यूट्रल देखने मिलता है। तो क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स यानी हैजार्ड्स आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हैजार्ड है वो किसी के लिए बेनिफिशियल भी है, हो सकता है कहीं पर आपको मीन प्रेसिपिटेशन में इंक्रीज हो रहा है तो किसी के लिए वो बेनिफिशियल होगा, तो कहीं के लिए नुकसानदायक होगा। तो इस प्रकार से तो ये इंपैक्ट ड्राइवर्स हैं। तो अगर आप देखें तो क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स को 7 प्रकार में ग्रुप किया गया है, आईपीसीसी रिपोर्ट ने किया है। हीट एंड कोल्ड, वेट एंड ड्राई, विंड, स्नो एंड आइस, अदर, कोस्टल, ओपन ओशन। तो इस प्रकार के ड्राइवर्स में आप बांट रहे हैं। तो आईपीसीसी पा रही है कि एटलीस्ट 10 क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स तो 96% ऑफ दी रीजन्स में आप देखें तो इंक्रीज होंगे। 5 क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर तो हर रीजन में चेंज होने वाले हैं और 96% एरियाज में 10 क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स में चेंजेस आएंगे और 15 क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स में आधे से ज्यादा रीजन्स में चेंजेस आएंगे। तो पैनल ए यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है दिस इज पैनल ए, ये वाला पार्ट इज पैनल बी। तो पैनल ए अगर आप देखें तो इसमें 30 क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स हैं एंड पैनल बी में अगर आप देखें तो 5 क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स आपको देखने मिलेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। चलिए तो मीन सरफेस टेम्परेचर अगर हम देखें तो पहले हम बात करेंगे पैनल ए की, यानी लैंड वाले रीजन की बात हम करने वाले हैं। तो ये कोस्टल रीजन भी इसी में इंक्लूडेड है एंड दूसरे में क्या बात होगी, ओशन वाले रीजन की बात होगी, तो वो बाद में करेंगे। चलिए तो अगर हम लैंड एंड कोस्टल रीजन एक साथ जहां पे इंक्लूड हो रहा है तो ये आपको याद रखना है, अलग अलग वेदर इवेंट्स हैं। सब तो देखिए याद आपको नहीं होगा लेकिन कुछ कुछ याद रखिएगा, वो काम का है। तो मीन सरफेस टेम्परेचर अगर आप देखें तो उसमें कितना चेंज आएगा, तो 55 रीजन्स
उन सभी के सभी रीजन में टोटल रीजन कितने हैं अपने पास 55 ही हैं, पीछे जो शेड करके दिख रहा है लाइट कलर में, यानी 55 के टोटल रीजन हैं। 55 के 55 रीजन में अगर आप देखें तो जमीन के 55 के 55 रीजन में क्या हो रहा है, मीन सरफेस टेम्परेचर बढ़ने वाली है। एक्सट्रीम इवेंट की बात करें, सॉरी 50 रीजन है, 50 के 50 रीजन में मीन सरफेस टेम्परेचर बढ़ने वाली है। नंबर सबको याद नहीं रखने, लेकिन याद रखिएगा इंक्रीज होगा। एक्सट्रीम हीट की बात करें तो 50 में से 48 रीजन में इंक्रीज होगी। कोल्ड स्पेल की बात करें तो कोल्ड स्पेल अगर आप देखें तो ये दोस्तों बता रहे हैं कि रीजन्स में जहां पे डिक्रीज होगी, तो कोल्ड स्पेल में कुछ कमी आने वाली है। वैसे ही फ्रॉस्ट में कुछ कमी आने वाली है। मीन प्रेसिपिटेशन आप अगर देखें तो जो एप्लीकेबल रीजन है जहां पे मीन प्रेसिपिटेशन वाला क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर एप्लीकेबल है वो करीबन 20 है, तो उसमें से कुछ रीजन्स में आप देखें तो इंक्रीज होती हुई दिखेगी। वैसे ही आप अगर देखें तो रिवर फ्लड में भी आप अगर देखें तो 5 रीजन जैसे हैं जहां पे इंक्रीज होगी। वैसे ही आप हेवी प्रेसिपिटेशन देखें एंड प्लूवियल फ्लड देखें। प्लूवियल फ्लड का क्या मतलब होता है, प्लूवियल फ्लड का मतलब होता है बारिश की वजह से आने वाला फ्लड। तो प्लूवियल फ्लड में भी आप अगर देखें तो करीब 40 रीजन में, 40 रीजन टोटल है, उसमें से 35 रीजन में आप देखें तो प्रेसिपिटेशन एंड प्लूवियल फ्लड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। वैसे ही लैंडस्लाइड अगर आप देखें तो इसका कुछ खास डेटा आपको नहीं दिख रहा है। एरिडिटी आप देखें तो वो भी ठीक ठाक इंक्रीज होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या नंबर्स याद करने हैं? नहीं, आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं। आपको अगर क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इंपैक्ट है लिस्ट डाउन करने आ रहा है तो आप एज इट इज ये क्लाइमेटिक इंपैक्ट ड्राइवर्स उठा सकते हैं और ये डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए इसमें सारे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। तो अब तक हमने कहां तक देखा था, मीन प्रेसिपिटेशन तक देखा था। हाँ, प्लूवियल फ्लड भी हम समझ गए। लैंडस्लाइड देखे दोस्तों तो वो भी कुछ इलाकों में इंक्रीज हो सकती है। फिर आप देखिए एरिडिटी की बात करें दोस्तों तो वो भी कुछ इलाकों में मीडियम कॉन्फिडेंस से आप देखें तो एरिडिटी भी कुछ इंक्रीज करती हुई दिख रही है। मीडियम कॉन्फिडेंस से काफी इलाकों में इंक्रीज होती हुई दिख रही है। फिर आप देखें हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट, ये भी इंक्रीज हो रही है। फिर फायर वेदर आप देखें तो फायर वेदर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। फायर वेदर क्या हुआ, ऐसा वेदर जो कुछ फॉरेस्ट फायर्स करवाए तो उसमें भी इंक्रीज होगी। मीन विंड स्पीड छोड़ दीजिए, सीवियर विंड स्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन याद रखिए। मीडियम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं करीबन 15 इलाकों में आप देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में भी इंक्रीज आएगा। डस्ट स्टॉर्म एंड सैंड स्टॉर्म में भी इंक्रीज आएगा। बाकी स्लो ग्लेशियर आइस शीट क्या होगा, बहुत तेजी से डिक्रीज होगा। जैसे ही परमाफ्रॉस्ट देखें डिक्रीज होगा, रिवर एंड सी आइस डिक्रीज होगा। तो काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। वैसे ही आप देखें तो एटमॉस्फेरिक CO2 क्या होगा, एटमॉस्फेयर में CO2 सारे के सारे रीजन में इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। वैसे ही आप सी लेवल देखें तो राइज करेगा ऑलमोस्ट सारे रीजन में। कोस्टल फ्लड्स देखें तो सारे के सारे कोस्टल इलाके जहां पे एप्लीकेबल है वहां पे कोस्टल फ्लड्स बढ़ेंगे। वैसे ही आप अगर देखें तो मरीन हीट वेव की बात करें तो वो भी सारे ही लगभग इलाकों में देखने मिलेगी। ओशन एसिडिटी अक्रॉस ऑल ओशंस देखने मिलेगा। ओपन ओशन की बात करें दोस्तों तो मीन ओशन टेम्परेचर सारे ही 15 के 15 इलाकों में बढ़ेगा। मरीन हीट वेव आप देखें तो ये भी बढ़ेगा 15 के 15 में। ओशन एसिडिटी इंक्रीज करेगी, ओशन एसिडिक होगा। सैलिनिटी डिसॉल्व जो है वो क्या होगी, कुछ आप अगर देखें तो कम होती हुई दिख रही है। वैसे ही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पानी गर्म होगा तो ऑक्सीजन कम अब पानी में रहेगा, है ना। कुछ ऐसे ही, क्योंकि पानी क्या है, लिक्विड है, तो गैसेस क्या होते हैं, जैसे गैसेस अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टोर होते हैं। कुछ वैसे ही जैसे आपका अगर कोल्ड ड्रिंक है इसको आप गर्म कर दें तो क्या हो जाए, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक गर्म होता है उससे गैसेस रिलीज हो जाते हैं। वो जो वैसा ही देखने मिलेगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम देखें तो क्लाइमेट चेंजेस के क्या क्या बाकी डेटा। तो आपको इसमें नंबर्स मत याद कीजिएगा, आपको ये इवेंट्स मालूम होने चाहिए। किसमें इंक्रीज आ रहा है तो कितना ज्यादा इंक्रीज, हाई, वेरी हाई, लो, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। वेरी हाई इंक्रीज इन मीन सरफेस temperature, extreme heat across almost all regions, heavy precipitation and pluvial flood chances across all regions, almost across all regions। इस प्रकार से आपको याद करना होगा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिमिटिंग फ्यूचर क्लाइमेट चेंज को ही समझते हैं। और तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग को हमें लिमिट करना है एंड उसके लिए हमें CO2 एमिशंस को ही कम करना पड़ेगा।
तो नेट जीरो CO2 एमिशन हमें जल्दी पहुंचना है और साथ साथ अन्य ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन लाइक मीथेन इसको भी कम करने की आवश्यकता है। तो 1850 से 2019 की बात करें तो अब तक 2400 लगभग उतना गीगा टन ऑफ CO2 हमने एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिट ऑलरेडी कर दिया है। और एक लीनियर रिलेशनशिप है CO2 एमिशन में और ग्लोबल वार्मिंग में। यहां पे देखिए ये CO2 एमिशन है और यहां पे ग्लोबल वार्मिंग है। तो आप देखिए तो एक आपको इस प्रकार का लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है, जैसे जैसे CO2 एमिशन बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो CO2 एमिशंस को कम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम लो एमिशन पाथवे पर ही टिके रहें, इससे ज्यादा चेंजेस ना लाएं। तो यही समझने वाली बात है, मोटा मोटी यही बात थी। तो यही है दोस्तों पहला रिपोर्ट, वर्किंग ग्रुप 1 रिपोर्ट। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं जानना, सब कुछ इसमें कवर्ड है। बाकी एक हम क्लास बनाएंगे जिसमें कुछ इंडिया स्पेसिफिक हम इसी डेटा को कुछ आने वाले दिनों में, हो सके तो दूसरा रिपोर्ट के साथ बाकी कंपाइल करके करें, तो आने वाले दिनों में इंडिया स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को भी हम कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए ये सब कुछ। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10 क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। दोस्तों आप अच्छे अनअकैडमी में इस प्रोफाइल पर जुड़ सकते हैं, आपको मैंने लिंक दे दिया है। बहुत सारी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, तो जल्दी मैं पॉलिटी की सीरीज लेके आ रहा हूं, तो आप उसमें जरूर जुड़े। रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस हैं जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर सब कुछ कवर किए हैं। एंड अनअकैडमी समिट भी होने वाला है, तो इसका हिस्सा बने। 15 अगस्त सुबह 10 बजे से है। कॉम्बैट है, 4 करोड़ की प्राइजेस हैं, जुड़े KC10 कोड का इस्तेमाल करें। एंड दोस्तों 15 अगस्त के ही पावन अवसर पर हम आपको बहुत सारे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक वैलिड है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक वैलिड है। साथ साथ दोस्तों तो ये एक्सटेंशन तो आपको हम दे ही रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं कि आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो हम GS ऑप्शनल कॉम्बो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन बस 49,679 रुपीज में दे रहे हैं, वो भी तब जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें। तो इसमें दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, ऑप्शनल की 21 टेस्ट है, 16 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट। वैसे ही अब GS की 80 टेस्ट है, 50 प्रीलिम्स की टेस्ट है, 30 मेंस की टेस्ट है। साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, अनअकैडमी नोट्स, जिनमें 20 बुक आपके घर पर आपको शिप किए जाएंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। एंड ऑप्शनल बैचेस भी नए स्टार्ट हो रहे हैं 11 अगस्त और 18 अगस्त से, तो इसका हिस्सा बने। प्राइस हाइक जल्दी होने वाला है, तो इस वक्त फायदा उठा लें 49,679 रुपीज का। तो अगर आप सोच रहे हैं बाद में लेंगे तो वक्त मत जाया कीजिए, बर्बाद कीजिए, यही आइडियल टाइम है, इस वक्त का इस्तेमाल करें। जल्दी से सब्सक्रिप्शन अगर लेने का सोच रहे हैं तब और ना टालें। इसके सिवा दोस्तों लोन भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी कॉस्ट है 1 साल की 64,800 रुपए और 2 साल की 64,800 रुपए। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 1,04,175 रुपए, ऑप्शनल की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 अगस्त से दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं और फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।